Before I could reach 30, I was almost 100 kg. एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और खाने पीने में कोई कंट्रोल नहीं है। उनका इम्पैक्ट उनकी हार्मोनल हेल्थ पर होता है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में तब बढ़ेगी जब आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। वॉकिंग को एक एक्सरसाइज के तौर पे देखा जा सकता है। वॉकिंग इज द मोस्ट अंडररेटेड एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस। क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज भी है जो महिलाओं को पीरियड के दौरान नहीं करनी चाहिए? तो शुगर और ट्रांस फैट से बनी हुई कोई भी चीज आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। इफ यू एक्सरसाइज योर probability of death reduces by 40%. मैंने कार्तिक आर्यन को सुना था कि वो क्या करते हैं, वो जैसे आप ना छोटे छोटे मील लेते हैं वो, लेकिन तीन बार की जगह वो 5 या 6 बार खाते हैं, लेकिन इतना खाते हैं बाकी छोड़ देते हैं, फिर खाते फिर छोड़ देते हैं। मेंटल हेल्थ किस तरीके से रोल प्ले करता है वेट लॉस में? खाने से लेकर जिम जाने तक सब चीजों में मेंटल डिसिप्लिन जरूरी है। करण जौहर को मैं भी उसको एक आई थिंक प्राइम वीडियो पे एक शो आया था उनका, और मैं पहले की उनकी वीडियो देखता हूँ, अब की देखता हूँ, मुझे ज्यादा बुढ़े लगता है वो। किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने Ozempic is just a support, but it cannot replace exercise and diet. किसी भी तरह के कैंसर का रिस्क एक्सरसाइज करने से कम होता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के बाद आपका भी वजन बढ़ने लगता है और आप इस वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं कि आपको लगता है कि यार अब लगता है पूरा जीवन ऐसे ही वेट गेन में मेरा जाने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि यह कोई नई बात नहीं है और यह आसानी से ठीक भी हो सकता है। और उसी को ठीक करने के लिए आपको सॉल्यूशन देने के लिए हमारे साथ है हमारी मेहमान दीक्षा जी, जो कि एक फिटनेस एक्सपर्ट है, एक टेडक्स स्पीकर है और जोश टॉप स्पीकर भी है, जिन्होंने लगभग 35,000 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रांसफॉर्म किया है। यानी वो महिलाएं जिनका वजन प्रेगनेंसी के बाद तेज़ी से बढ़ता है और फिर ठीक नहीं हो पाता, लेकिन उनके गाइडेंस में उनके जो टिप्स और ट्रिक्स है उनसे वो एक पहले से ज़्यादा ऐसा लगता है कि जवान हो गई है, ऐसा होता है। तो आज की हमारी मेहमान है दीक्षा छाबड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। थैंक यू अंकल। मैम देखा कि 100 kg वजन से और आज हम सब आपको देख रहे हैं जी, तो ये जो ट्रांसफॉर्म की जर्नी है, जो ट्रिगर पॉइंट था आपके जीवन में कि मुझे अब जो है अपने आप को पहले से ज्यादा बेटर करना है जी, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। देखिए ये ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी बात है। ओके। मेरा बेटा अब 15 साल का है, पर तब वो 5 साल का था। ओके। तो वेट जो था वो प्रोग्रेसिवली ना सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद बढ़ा, बट मुझे पीसीओडी और थायराइड हो गया था। और मैं इमोशनल ईटिंग, जो पोस्टपार्टम एक न्यू मदर की दिक्कतें होती हैं, जो अभी आपने शेयर किया है, बिल्कुल अपनी ही बॉडी से कनेक्ट नहीं कर पाना, उसकी वजह से आप और खाना खाने लगते हैं। तो यही दिक्कत थी मेरी, मेरा वजन बढ़ते ही जा रहा था। तो बिफोर आई कुड रीच 30, I was almost 100 kgs. तो मुझे लगा कि इट इज़ हाई टाइम कि अब वेट कम करना चाहिए, अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसका वजन बढ़ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए इमेज की बात नहीं है कि आपकी सुंदरता कम होगी, आपकी बॉडी फिजिकली डिफरेंट होगी। आपकी बॉडी बहुत अलग अलग बदलावों से गुजरती है अगर आपका वजन सही नहीं है। तो वजन बढ़ना एक बॉडी का सबसे पहला साइन है कि आपकी हेल्थ सही नहीं जा रही है। और उसी की वजह से मुझे पीसीओडी और थायराइड हो गया था। सो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट, कि जहां मैंने डिसाइड किया कि इट्स हाई टाइम, अब चेंज करना पड़ेगा लाइफस्टाइल को। ओके। जो थायराइड है यानी आपको हाइपोथायराइडिज्म जो था, जो पीसीओडी है, किस तरीके से आपकी हेल्थ में चेंजिंग लेके आती है? क्या इम्पैक्ट पड़ता है निगेटिवली हेल्थ पे अक्सर वुमेन्स के? देखिए पीसीओडी और हाइपोथायराइडिज्म दोनों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। अगर आपकी जीवन शैली खराब है, जी, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और खाने पीने में कोई कंट्रोल नहीं है, तो सबसे पहले एंड स्पेशली विमेन, उनका इम्पैक्ट उनकी हार्मोनल हेल्थ पर होता है। ओके। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है, आपका वेट बढ़ जाता है, आपको थकान महसूस होती है, आपकी स्किन पर इफेक्ट आने लगता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इन ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं। बट प्राइमरीली आपकी हार्मोनल हेल्थ पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और वजन बढ़ना इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स। तो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो ये होने के चांसेस, और ये सारी बीमारियां इंटरलिंक्ड है, डायबिटीज, थायराइड और पीसीओडी, ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है। अगर एक भी हार्मोन आपका डिस्टर्ब हुआ तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि बाकी हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होंगे और ये दूसरे तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी शुरू हो जाएंगे। ओके। अधिकतर महिलाएं जो इस तरीके से स्ट्रेस में जो रहती है कि वो क्या करे, किस तरीके से उनको करना चाहिए, क्योंकि अब खुद को देख के जो है लगता है कि यार ये तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लगता है। पहले वाली फ्रीडम नहीं है, पहले वाली वो इमोशन नहीं है, ठीक है।
उनको आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर आप इस दौर से गुजर रही है तो सबसे पहले आपको एक कदम क्या उठाना है अपनी लाइफ में जिससे कि वो जर्नी शुरू हो जो ट्रांसफॉर्म की है? देखिए, एक नई माँ की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, एंड आपने सही कहा, प्रायोरिटी फिर हम खुद रह ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल। नया मतलब लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई, एक बच्चा आ गया आपके जीवन में जी। और आपको लगता है अब शादी हो गई है जी। तो पहले बच्चे पर ध्यान दे दें, बाकी सारे घर की जिम्मेवारियों पर ध्यान दे दें और जी, फिर जी, बाद जी। में कहीं अपने ऊपर ध्यान दें। जी। इस सोच को बदलना सबसे पहला कदम है। जितने जरूरी आपके बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपका अपना बच्चा है, उतने ही जरूरी आप हैं। देखिए, ग्लास अगर आपका खुद का ग्लास आधा है तो आप दूसरों के ग्लास में कैसे पानी भरेंगे? सही बात है। पहले फिल योर ओन कप। ओके। ये सोच लाना बहुत जरूरी कि मेरी हेल्थ, मेरी फिटनेस, ना ही सिर्फ अपीयरेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, बट मेरी अपनी इंटरनल हेल्थ, क्योंकि प्रेगनेंसी से सिर्फ बच्चा पैदा नहीं हुआ, आपकी बॉडी ने भी बहुत कुछ झेला है, बहुत सारे चेंजेस से आप निकले हैं। तो अगर आप उन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, उसको वापस उस हेल्थी स्टेट में नहीं लेकर आएंगे, तो ये दिक्कतें बढ़ती ही जाएंगी। एंड देन इट कम्स टू द साइकोलॉजिकल इशू, जहाँ आप अपनी बॉडी से खुद ही को रिलेट नहीं कर पाते कि मैं प्रेगनेंसी के पहले तो कितनी फिट थी, एक बहुत अच्छी दिखती थी, मैं इस साइज के कपड़े में फिट होती थी, अब तो कुछ भी फिट नहीं हो रहा है, मैं कैसी दिख रही हूँ, बिल्कुल लाइफ ही बदल गई है। तो ये सोच को चेंज करना पड़ता है कि देखिए, हर औरत का वेट बढ़ेगा, बिल्कुल, ये एक चेंज ऐसा है जो आप रोक नहीं सकते, बॉडी हैज टू गो थ्रू दैट चेंज। जी जी जी। बट उस सोच को हम बदल सकते हैं कि अगर वेट बढ़ा है तो वेट कम भी हो सकता है। और कई बार ऐसा भी मेरे क्लाइंट्स के साथ या मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के साथ, कि जब मैंने वजन कम किया तो मैं जैसी प्रेगनेंसी से पहले थी उससे कई गुना अच्छी और फिट हो गई थी प्रेगनेंसी के बाद वजन कम करने में। सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान दिया, एक अपने खाने पीने पर और अपने डेली एक्सरसाइज पर, बाकी सारी चीजें अलाइन हो गई अपने आप। ओके। आप फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और खास करके वुमेन फिटनेस को लेकर के, मैंने एक वुमेन फिटनेस है, एक बॉडी बिल्डर है वुमेन, नंदिता शर्मा जी, उनका मैं पॉडकास्ट कर रहा था जी। तो उन्होंने मुझे अपनी एक जर्नी बताई, बहुत इमोशनल जर्नी थी उनकी। उन्होंने बोला कि अंकुर, मेरे साथ कुछ कोचेज ने एक्सपेरिमेंट किए हैं मेरी बॉडी के साथ जी। प्रोटीन्स को लेकर के, ठीक है, डाइट को लेकर के, स्टेरॉइड लेकर के, ठीक है, और उनका जो बॉडी है वो एकदम ऐसे लगने लगा कि मतलब एक वुमेन्स की बॉडी नहीं लग रही थी जी। तो मैं प्रोटीन और सप्लीमेंट के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि जो क्लीन और हाई क्वालिटी वाले जो सप्लीमेंट्स होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे है कि नहीं है? क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं सोशल मीडिया पे, भर भर के लोग बेच रहे हैं जी। आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, प्रोटीन सप्लीमेंट से आप एक औरत को मर्द जैसा नहीं दिखेंगे वो, क्योंकि नेचुरली एक औरत के अंदर जो हार्मोनल उनका फ्रेमवर्क है जी, वो बदलाव तभी आता है जब आप उनको अलग से इंजेक्ट करें मेल हार्मोन्स, और तभी वो अपीयरेंस में चेंज आता है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को वो प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ता है जी। बट एक आम महिला, एक एवरेज वुमन जिसको लाइफस्टाइल अच्छा जीना है जी, तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है तो आप आयरन लेते हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। तो ये वही एनालॉजी है कि जिस चीज की न्यूट्रिशन की अगर डेफिशिएंसी है तो उसका सप्लीमेंटेशन करना चाहिए, और एक अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन, चाहे वो प्रोटीन हो, मल्टीविटामिन हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, वो लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप प्रोटीन को अपने ऑर्गेनिक डाइट से कवर अप कर सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं है सप्लीमेंट लेने की। बट अगर आप वेजिटेरियन है, वीगन है, या बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, रोज आप उस तरह के प्रोटीन रिच खाने को नहीं खा सकते हैं, तो आप फिर सप्लीमेंट्स पर जाइए, उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। और एक अच्छे सप्लीमेंट की पहचान ये होती है कि सबसे पहले उनका लेबल पढ़ें, देखें कि किस तरह के अप्रूवल्स और क्वालिटी चेक से वो प्रोटीन सप्लीमेंट गुजरा है, क्या सोर्सेज हैं, क्योंकि जो वे प्रोटीन है वो दूध से बनता है। हाँ। अब ये हार्मोनली इंजेक्ट किया हुआ, गायों को जब हार्मोन्स इंजेक्ट करके उनकी दूध की खपत होती है जी जी, तो वो अलग तरीके की दूध की फॉर्मेशन हो जाती है उसमें। या ग्रास फेड है, सिर्फ घास खिला के ऑर्गेनिकली उस दूध की प्रोडक्शन हुई है, तो ये भी लिखा होता है अच्छे प्रोटीन में कि क्या ग्रास फेड एनिमल से ये सोर्स किया है या ये डेयरी फार्म में अलग अलग केमिकल्स के साथ सोर्स किया है। प्लस कितना प्रोटीन आपको एक स्कूप में या एक जो उसकी है कंजम्पशन, उस पर कितना मिल रहा है। तो एक अच्छा प्रोटीन 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको एक स्कूप में देगा।
ओके। तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरह के प्रेजर्वेटिव्स हैं, क्या स्वीटनिंग एजेंट है उसमें, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी बिफोर बाइंग अ गुड प्रोटीन सप्लीमेंट। ओके। हाइप बहुत ज्यादा होती है इनके बारे में सोशल मीडिया पे जी, और इतना हाइप हो जाता है कि लगता है कि बस ये प्रोटीन ले लो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी जो हमारे अंदर कमी है पोषक तत्वों की। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाइप इसलिए कर दिया गया क्योंकि प्रोटीन को वेट लॉस से कनेक्ट कर दिया है आजकल सोशल मीडिया ने। अच्छा। बट प्रोटीन का काम है आपकी बॉडी में मसल बनाना। यस, व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मसल इन योर बॉडी, स्पेशली फॉर विमेन, क्योंकि इंडियन डाइट में उतने अच्छे प्रोटीन सोर्सेज है नहीं और हम अमूमन अलग से अपने लिए बनाना नहीं पसंद करते, जो घर में बन रहा है वो खा लिया। तो इसीलिए प्रोटीन सप्लीमेंट ले लिया कि चलो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। बट अगर आप और मसल जब आपकी बॉडी में, क्योंकि प्रोटीन से मसल बनेगी और मसल से आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होगा, इसीलिए आपको वजन कम करने में ज्यादा आसानी होगी। तो यहाँ से ये लिंक बैठता है। बट हाइप, उसकी हाइप कुछ हद तक ठीक है, बट अगेन आपको रिसर्च करनी बहुत जरूरी है और पहले ये देखना है कि क्या आप इसे नेचुरली सोर्स कर सकते हैं अपनी बॉडी में। और अगर आप नेचुरली उसे ला सकते हैं, जो बहुत मुश्किल नहीं है, बिना प्रोटीन सप्लीमेंट के भी आप पतले हो सकते हैं, आपकी बॉडी भी बन सकती है और आप जैसा फिगर चाहते हैं, मैं औरतों की बात कर रही हूँ, उन्हें वैसा फिगर मिलेगा। अगर आप तैयार हैं उस तरह का डाइटरी डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए। और अगर वो मुश्किल है तो बिल्कुल प्रोटीन सप्लीमेंट लें और पूरी रिसर्च के साथ लें। बहुत ज़्यादा फेक प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अक्सर बोलते हैं ना कि हमारी जो हमारे जो खाने हैं, जो हमारे देसी खाने जिसे बोलते हैं, टिपिकल इंडियन डाइट जिसे बोलते हैं, वो बहुत सारे पोषक तत्व उसमें होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो खाए तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्या उसके बाद भी आपको क्या लगता है कि जो हमारी फिलहाल आज की वर्तमान की जो हमारी इंडियन डाइट है, टिपिकल इंडियन डाइट है, उसके लिए उसके साथ साथ सप्लीमेंट की जरूरत है कि नहीं है? देखिए, जितनी वर्सेटाइल इंडियन डाइट है, मैं हर तरह के कंट्री के लोगों को ट्रेन कर चुकी हूँ, तो मुझे उनकी डाइटरी हैबिट स्टडी करनी पड़ती है। मैंने इजिप्शियंस, श्रीलंकन, साउथ ईस्ट एशियंस, यूरोपियन सबको ट्रेन किया है। और जितनी इजी टू फॉलो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस इंडियन डाइट है, जितनी वर्सिटैलिटी हमें रीजन वाइज मिलती है, सब्जियों की, फ्रूट्स की, दालों की, ग्रेन्स की, उतनी किसी और डाइट में नहीं है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो हम पुराने तरह से खाते थे, जहाँ घर में 2 से 4 सब्जियां बनती थी एक दिन में, दालें बनती थी, दही होता था, सैलेड होता था, रोटी होती थी, अब वैसा टाइम नहीं है लोगों के पास उतना खाना बनाने का। क्या बनता है नॉर्मल घर में? एक दाल बनती है, एक सब्जी बनती है और रोटी या राइस के साथ आप खा लेते हैं। तो आप कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनली अपने आप को डिप्राइव कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं बॉडी को। और आप कहें स्ट्रेस या वर्क एग्जॉशन या जो जिस तरह का हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मम्मी पापा के टाइम पे इतना टेंशन नहीं होता था, अब अलग तरह के स्ट्रेस आ चुके हैं, अलग तरह के डेफिशिएंसीज बच्चों में देखने को आ रही है। वो इसीलिए आ रही है क्योंकि खाना एडल्ट्रेटेड हो गया है, मिलावट आ चुकी है खाने में, वैसा प्योरिटी है नहीं, हॉर्मोन्स और अलग अलग तरह की दवाइयों से खाना प्रोड्यूस होता है और हम खा रहे हैं। तो इसीलिए सप्लीमेंट्स लेना, अगर आप ले सकते हैं, आपका वैसा नहीं है फैसिलिटी कि आप घर में बहुत लैविश खाना और अच्छा स्प्रेड खा पा रहे हैं, तो प्लीज प्रोटीन सप्लीमेंट या कोई भी सप्लीमेंट ले जिसकी आपको डेफिशिएंसी है। तो आपकी बॉडी का एक स्कैन कराना आपको जरूरी है बिफोर टेकिंग द डिसीजन वेदर आई नीड दिस सप्लीमेंट और नॉट। अभी आपने बोला कि खाने में बहुत सारी मिलावटें आ चुकी है, अब उस तरह का खाना नहीं है जैसा पहले होता था, और फिर आपने बोला कि सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी खबरें हम सुनने में ऐसे भी आता है कि सप्लीमेंट से प्रोटीन जो हमने लिया है, किडनी खराब हो गई, कुछ लोगों की लीवर खराब हो गए, तो फिर ये किस तरीके से, मतलब दोनों बातें जो है ठीक नहीं लग रही है। तो किस तरीके से, ऐसा कौन सा प्रोटीन है या खाने में हम क्या गलतियां करते हैं कि प्रोटीन खाने के बाद में किडनियां डैमेज हो रही है? अपनी बॉडी को बिना जाने चीजों को यूज करने में ये गलती हो रही है। अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आप जब तक पता ही नहीं लगाएंगे कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है। देखिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में तब बढ़ेगी जब आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एक एथलीट हैं, या आप में कोई डेफिशिएंसी है, तो हम सप्लीमेंट्स पर जाते हैं। तो पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि अंदर आपकी डेफिशिएंसी है क्या, और फिर आपको ये देखना होगा क्या ये मैं ऑर्गेनिक डाइट से ले सकता हूँ या नहीं ले सकती हूँ, तो मैं सप्लीमेंट पे लेना चाहूंगी। अब उसके बाद कितना, कई बार ये होता है किडनी पे प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी चीज की एक्सेस करने लगते हैं।
अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ प्रोटीन खाने से ही मेरा वेट और मेरी फिगर बनेगी, तो वो सही नहीं है। आपको सारे न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना होगा, आपको कार्ब्स पर देना होगा, फैट भी जरूरी है, फाइबर भी जरूरी है। प्रोटीन से ही सिर्फ बॉडी नहीं बनेगी, सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। तो जब वो मतलब आधी अधूरी नॉलेज के साथ अगर आगे बढ़ते हैं या किसी की गाइडेंस के बिना आगे बढ़ते हैं और किसी भी चीज को एक्सेस में लेने लगते हैं, अपनी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को ये नहीं देखते कि क्या चीज सूट करी क्या नहीं करेगी, बगैर जाने उसे शुरू करते हैं। वैसे सप्लीमेंट्स 90% ऑफ द टाइम सेफ होते हैं, बट अगर आप किसी भी चीज की एक्सेस करेंगे तो वो उसका नुकसान होगा ही। कुछ लोगों को क्या होता है ना, बहुत इसकी ना मतलब लत लग जाती है। जी। लड़ा हिलाया पी लिया, ठीक है, वही मैं उसी की बात कर रही हूँ। कि उनको लगता है इसी से ही बॉडी बनेगी मेरी। और सिर्फ ये अब क्योंकि अब फैशन में आ गया ना फिटनेस। जब हमने शुरू किया था तो हम इकलौते होते थे जिम में वेट्स उठा रहे होते थे। अब हर कोई कर रहा है, तो उनको लगता है कि अब मैंने अगर जिम में वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी है तो मुझे ये लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं मतलब मुझे फोमो हो जाएगा कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, मेरा फिगर नहीं बनेगा। तो ये जो नई जनरेशन के साथ ये दिक्कत आ रही है, ये यहीं से आ रही है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या जरूरत है। सप्लीमेंट तब लेना है जब खाने से वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही है, पहले खाना तो पूरा करो। अच्छा, खाने के बारे में थोड़ा सा बताइए। डाइट, एक प्रॉपर डाइट, जो एक आदर्श डाइट जिसे बोलेंगे, एक खास करके वुमेन्स के लिए, वो भी मदर्स जो है, बिल्कुल क्या होनी चाहिए आपको? देखिए, पोस्ट प्रेगनेंसी में आप ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं, और काफी सारे हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी न्यू मदर को, उन्हें 1 साल लगता है अपनी बॉडी को वापस से लाने में, ट्रैक पे। क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपके बाल झड़ रहे होते हैं, आपकी स्किन डार्क हो जाती है, वेट बढ़ता है, स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, कईयों की आईसाइट वीक हो जाती है। ये सिर्फ न्यूट्रिशन से ही कवर अप हो सकता है। तो बेस्ट न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी स्पेशली फॉर न्यू मॉम्स एंड फॉर एवरीवन इज बैलेंस्ड फूड, जहाँ पे आप सारा न्यूट्रिशन, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमारा जो कॉम्बिनेशन है, मैक्रोज में आते हैं कार्ब्स, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर, वाटर, और माइक्रोज में विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसका एक सही कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है आपकी डाइट में। अब इसको पता कैसे लगाएं? या तो आप रिसर्च करें खुद बैठकर, या फिर आप किसी एक्सपर्ट से बात करें, उनसे समझें, क्योंकि एक्सपर्ट की वैसी जिन्होंने न्यूट्रिशन में पढ़ाई की है, जिन्होंने एक्सरसाइजिंग में पढ़ाई की है, पोस्टपार्टम फिटनेस पे पढ़ाई की है, उन्हें पता है कि आपकी बॉडी पर में अभी किस तरह की जरूरतें हैं। आप डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए। सो बेसिकली 2-4 लोग तो चाहिए होते हैं जिन्हें सही नॉलेज है। आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं और उस हिसाब से अपना प्लान बनाना पड़ेगा। आजकल लाइफ भी बहुत बिजी है, क्योंकि बैठने वाली आज सारे के सारे काम है। AI आ गया, वो भी आपको बैठा रहा है, मशीनें आ गई है, ठीक है। तो उसमें जो हेल्थ पे जितना ध्यान हमको देना चाहिए शायद उतना हम दे नहीं पाते। लेकिन ऐसे कुछ हैक्स मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो कैलोरी बर्न इन, कैलोरी बर्न आउट की जो बातें होती है, तो किस तरीके से इस तरह का इंसान जो डेस्क जॉब करता है, कैसे उसको शुरू करना चाहिए? मैं एक हैक बताऊंगी आपको अंकुर जी, जो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप जितना आप जिम में जाके एक वर्कआउट में कैलोरी बर्न करते हो, उतनी ही कैलोरीज आप घर पर या डेस्क जॉब करके करेंगे। हमारे वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? 7 से 8 घंटे। अगर आपने हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लिया और उस 5 मिनट के लिए अपने को किसी एक एक्सरसाइज, मान लीजिए स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गए या पुशअप्स हो गए, इसके 3x15 के सेट्स में अपने आप को डेडिकेट कर लिया कि ये 5 मिनट में उठूंगी और मैं ये एक्सरसाइज कि 3 सेट लगाऊंगी 15-15 रैप। आपने पूरे दिन में उस 7-8 घंटे में 35 से 40 मिनट का वर्कआउट कर लिया। आपने उतनी ही कैलोरी बर्न कर ली जितनी आप जिम में स्पेसिफिक वर्कआउट करके एक बार में बर्न करते हो। आपको पता भी नहीं लगेगा, 5 मिनट का एक ब्रेक भी हो जाएगा, और उसके बाद आपके अलग से आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, और जो वेट लॉस है आपका वो जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। वॉकिंग के बारे में क्या कहना है कि जो लोग वॉक है, कितना वॉक करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए? तो वॉकिंग को एक एक्सरसाइज के तौर पे देखा जा सकता है। वॉकिंग इज द मोस्ट अंडररेटेड एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस। देखिए, आप बच्चा जब पैदा होता है, हम सबसे पहली एक्टिविटी क्या सीखते हैं? चलना। ये एक सबसे फंडामेंटल बॉडी का मूवमेंट है, और क्योंकि इसमें हम बचपन से चलते आ रहे हैं, हमने इसको बिल्कुल अंडररेट कर दिया है कि
इससे क्या कैलोरी बर्न होगी, ये तो हम रोज ही करते हैं। बट अगर आप माइंडफुली वॉक करें तो आप बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। उसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस भी लेके आ सकते हैं। आपने एंकल वेट लगा लिए या बीच में थोड़ा सा रनिंग कर लिया, स्क्वाट्स कर लिए, लंजेस कर लिए 10-10 मिनट में, तो उससे आप कैलोरीज भी बर्न करेंगे, आप थकेंगे भी नहीं। एंड वॉकिंग इज सच अ एंजॉयबल एक्टिविटी। नेचर वॉक कर लीजिए, लोग दोस्तों के साथ वॉक करते हुए चले जाइए, आप इंजॉय करेंगे। गाने लगा लीजिए और वॉक करिए। बट क्योंकि उसका वो पसीने नहीं बह रहे हैं, आपने कहीं फीस नहीं पे की है, तो आपको लगता है अरे वॉक से क्या हुआ। बट एक्चुअली में अगर आप मेरे हिसाब से वॉकिंग इज द बेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। एंड कोई भी एज ग्रुप का इंसान उसे कर सकता है और फायदे हर एज ग्रुप को। कितना वॉक करना चाहिए मिनिमम पर डे? एटलीस्ट 30 से 40 मिनट की वॉक आपको करनी चाहिए रोज। हाँ, पर अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं तो अलग तरीके हैं। आप जैसे सिर्फ 20 मिनट है आपके पास एक्सरसाइज के उठ के, और आप जिम नहीं जाना चाहते, तो आप अपनी बालकनी में जंपिंग जैक्स कर लीजिए। ऐसा आप रूटीन बनाइए 7 से 8 एक्सरसाइज का। इनफैक्ट मैंने ऐसी अपने इंस्टाग्राम में सीरीज बनाई है जिसमें आप 20 मिनट में 40 मिनट की वॉक जितनी कैलोरीज आराम से बर्न कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं जो आप आराम से घर पर कर सकते हो ऑन द स्पॉट। अंकुर जी, आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप उठो, अपना जो भी मॉर्निंग का रूटीन है वो फॉलो करो और सीधे एक्सरसाइज करो। 20 मिनट घड़ी लगा के आपकी आराम से 40 मिनट की जितनी वॉक, जितनी कैलोरीज आप बर्न कर लोगे, यू विल फील फ्रेश और पूरे दिन आप एक्टिव फील करोगे। इस तरह से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है क्विक एक्सरसाइज के लिए कि आप खुद देखोगे कि बिल्कुल आपके एनर्जी लेवल्स, आपकी स्किन, आपके हेयर, हर चीज बदल जाती है जब आप एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, वुमेन्स के लिए कुछ एक्सरसाइज आप बताइए, खास करके क्या कोई ऐसा भी है कि कुछ एक्सरसाइज है वो सिर्फ मेल ही कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती, कुछ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट हाँ, किस तरह से उस एक्सरसाइज रूटीन को हम प्लान करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक मेल ट्रेन करते हैं जिम में, वैसे आप एक फीमेल को नहीं ट्रेन कर सकते। उनकी बॉडी की नीड्स अलग है, उनकी स्ट्रेंथ लेवल्स अलग हैं और हार्मोनल लेवल्स अलग हैं। तो अब जैसे बॉडी बिल्डर्स कह लीजिए, आप उनको इस तरह की ट्रेनिंग करनी होती है कि उनको चेस्ट और आर्म्स पंप्ड अप दिखाने होते हैं। आप उस तरह का सेम वर्कआउट एक फीमेल को नहीं दे सकते, उनका शेप खराब हो जाएगा ना। ओवर ट्रेनिंग से बॉडी भले ही वैसी मसल नहीं होगी बट शेप खराब हो जाएगा। तो एक फीमेल की बॉडी और उनके कर्व्स और उनकी जो नेचुरल सुंदरता है उसको देखकर एक रूटीन को जब प्लान किया जाता है जी, तो वो अलग ही इम्पैक्ट लाता है। जितना औरतों के साथ ये है कि क्योंकि उनका हार्मोनल मेकअप ऐसा है, जितना वो वेट्स, जितने ज़्यादा वजन उठाएंगी उतनी ज़्यादा वो श्रिंक होंगी, उतनी ज़्यादा वो कर्वी और वैसा जैसा फिगर वो चाहती हैं वो तभी आएगा जब आप अच्छे से वेट उठाएंगे और अच्छी रिगरस वर्कआउट करेंगे। बट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं आप, कौन सी एक्सरसाइजेस को मिला के अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। एक फेज आता है महिलाओं के जीवन में, हर मंथली जो पीरियड्स के आते हैं जी, तो हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 4 दिन हमारे लिए बहुत पेनफुल होते हैं जी। तो क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज भी है जो महिलाओं को पीरियड के दौरान नहीं करनी चाहिए? मैं कहती हूँ अगर आप बहुत ज्यादा पेन में नहीं है तो एक्सरसाइज जरूर करिए। क्योंकि आप जो सिम्टम्स है, मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, पेन, एब्डोमिनल पेन या फटीग, थकान, मूड स्विंग्स, इन सब में आप चेंजेस देखेंगे। आपका जो स्पाज्म होता है, स्टमक एक होता है, वो कम हो जाता है एक्सरसाइज करने से। आपका मूड बेटर होता है बिकॉज एक्सरसाइज से नेचुरली एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो आप अच्छा फील करते हैं। तो उस समय वैसे ही इतने मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं कि आपको लगता है क्या ना कर दूं, किसका कूद कर दूं मैं, अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में हो जाती हैं इफ़ अ वुमेन इज फिजिकली एक्टिव ड्यूरिंग द 4 days ऑफ अ मंथ। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो नहीं करनी चाहिए, बट अगर बहुत पेन में है या दिक्कत हो रही है तो खाली वॉक करें। एक आध दिन के ब्रेक से ना आप एकदम पतले होंगे ना एक दिन मोटे हो जाएंगे। तो अभी आपने बोला ना कि गुस्सा आता है, मूड स्विंग होता है, खून कर दो, तो लड़कों का खून ना हो इसके लिए मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि अगर महिलाओं को वो पीरियड में है, उसको थोड़ा वो पेन हो या मूड स्विंग आ रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, तो क्या उनको करना चाहिए जिससे कि उनके जो मूड स्विंग है थोड़े से कंट्रोल में आए, या फिर उनको मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो जो गुस्सा जो स्ट्रेस में है वो धीरे धीरे डिजोल्व होता चला जाए?
देखिए, एक गलती जो मैं बहुत आजकल कॉमन देख रही हूँ कि ईटिंग, इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं काफी फीमेल्स कि पीरियड्स हो गए अब तो आज मैं सब कुछ खाऊंगी, और बेतहाशा खाते हैं कि केक भी मंगा दो, चीज केक भी खाऊंगी, पास्ता भी खाऊंगी, पिज्जा खाऊंगी। यहाँ आप गलती कर रहे हैं। बिकॉज इन 4 दिनों में थोड़ा सा अपनी सेहत का और ध्यान रखना है। आपकी बॉडी एक फेज से गो थ्रू कर रही है, फिजिकली आप उतना एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं जितना आप चाहते हैं, तो एटलीस्ट खाने में ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, मेडिटेट करिए, थोड़ा जर्नल करिए। तो सेल्फ हेल्प उस समय करनी बहुत जरूरी है। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि जिनका कत्ल ना हो, वो जो अदर साइड ऑफ द जेंडर है उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा कुछ ना करे कि जिससे गुस्सा आ जाए, क्योंकि उस समय हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि आप कई बार कुछ ज्यादा ही स्टिमुलेट हो जाते हो। पीरियड्स में अक्सर क्या ना, चॉकलेट बहुत खाती है महिलाएं। हाँ, क्यों खाती है? बिकॉज चॉकलेट में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको अच्छा फील कराते हैं, इसीलिए तो रखनी चाहिए घर पे। डार्क चॉकलेट खा लीजिए। अच्छा, ओके। मीठा खाना, देखिए क्या होता है, मीठा खाने से हमारे ब्रेन में कंफर्ट का सिग्नल आता है। क्योंकि ग्लूकोज जाता है जी, बॉडी में एकदम से ब्लड शुगर इंक्रीज होता है और ब्रेन को अच्छा फील होता है। तो जब भी आप लो फील करेंगे, इमोशनल ईटिंग ज्यादातर लोगों के लिए वो इसीलिए होती है क्योंकि वो जब लो फील करते हैं उन्हें खाना खाना होता है, क्रेविंग होती है। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि ब्रेन को नहीं पता है कि आप ओवरवेट हैं, ब्रेन को नहीं पता है कि आपको वजन कम करना है। ब्रेन कह रहा है कि आप दुखी फील करो, फटाफट खाना खाओ, अच्छे से शुगर रश होता है, यू फील गुड, एंड उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर आता है। कोई महिला है जो अभी 1 महीने की ही प्रेग्नेंट है, 1 महीना हो गया उसको, तो उसको अगर वो फिटनेस एक्सपर्ट, मतलब फिटनेस करती है, सब करती है, तो उसको किन चीजों को उस वक्त पे ध्यान रखना चाहिए कि अपनी एक्सरसाइज में उन चीजों को अवॉइड करे, क्योंकि अब वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है, धीरे धीरे अभी जर्नी बाकी है 9 महीने की। देखिए, इनिशियल ट्राइमेस्टर जो होता है, 3 मंथ्स इनिशियल जो होते हैं, वो काफी मतलब डेलिकेट टाइम होता है एक न्यू मदर के लिए, जब उन्होंने कंसीव किया होता है, क्योंकि इसी समय काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो उस समय बहुत ज्यादा, अगर आपके पास वैसी गाइडेंस नहीं है तो बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव, मतलब इस तरह की स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस ना करें। आप वॉक पर जाएं, आप हल्के फुल्का योगा करें या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, बट अंडर समवन सुपरविजन। और ऐसे नहीं करें कि आप 1 मंथ या 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट हूं, मैं आप जिम शुरू करूंगी और आपने कभी जीवन में जिमिंग नहीं की है, तो वो सही नहीं है। तो आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज या वॉक, योगा, इन सब से स्टार्ट करें, और उसके बाद अंडर समवन्स गाइडेंस, इफ यू आर प्रेग्नेंट यू हैव टू एक्सरसाइज अंडर समवन्स गाइडेंस, अदरवाइज ना आप उस फेज को एंजॉय कर पाएंगे, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, ना ही आप एक्सरसाइज को एंजॉय कर पाएंगे। काफी सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, और क्योंकि वेट बढ़ा हुआ है उसकी वजह से उन्हें कंसीव नहीं हो रहा है, तो वो कहते हैं हम आपका प्लान ज्वाइन कर लेते हैं, और अगर बीच में प्रेग्नेंट हो गए तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि आप 3 महीने के लिए या तो अपनी सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि इट इज वेरी गुड इफ यू कंसीव एट एन आइडियल वेट, कि आप वजन कम करके अगर आप जब कंसीव करते हैं तो काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस को आप पहले ही खत्म कर देते हैं। अगर आपने ओवरवेट स्टेट पे प्रेगनेंसी हुई आपकी, जी। तो आपको डायबिटीज होने के बहुत सारे चांसेस हैं, आपको थायराइड आपका बढ़ जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और बच्चे के साथ काफी सारे डेवलपमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, आपकी खुद की हेल्थ पर काफी इम्पैक्ट हो सकता है। आप सोचिए कितना प्रेशर पड़ रहा है ऑर्गन्स पे, आपका वजन अपने नॉर्मल वजन से डबल, मतलब 2 इंसानों का वजन आपकी बॉडी झेल रही है, प्लस देयर इज अ फेज ऑफ प्रेगनेंसी, यू आर डेवलपिंग अ चाइल्ड इनसाइड यू, तो कितना प्रेशर पड़ रहा है पूरी बॉडी पे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले वजन कम करें, उसके बाद कंसीव करें। तो ऐसे कोई भी केस मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि 3 मंथ्स आप अभी सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दें, उसके बाद जब आपका वजन कम हो जाएगा आपको कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। कितने सारे लोग ऐसे ही कंसीव कर लेते हैं नेचुरली, क्योंकि हार्मोन्स सारे इन प्लेस हो जाते हैं, वापस से सब कुछ ठीक होने लगता है। क्यों नहीं हो पाता है? अगर किसी महिला का वेट ज्यादा है तो क्या, मतलब अंदर क्या दिक्कतें होती है, क्या रिएक्शन होता है कि वो कंसीव नहीं कर पाती है? देखिए, स्पेशली विमेन, हमारा पूरा जंतर मंतर जो अंदर का है वो हार्मोन्स से चलता है। ओके, आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जैसे वेट बढ़ना भी एक हार्मोनल इम्पैक्ट है। ओके, स्ट्रेस, भूख नहीं लगना, भूख ज्यादा लगना,
पीरियड्स हो गए, ये सब हॉर्मोन्स का गेम है। ओके। अगर एक भी हार्मोन डिस्टर्ब होता है, उसी की वजह से वजन बढ़ता है, उसी की वजह से आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, आपको थायराइड होता है, पीसीओडी होता है, डायबिटीज होती है। तो अगर हॉर्मोन्स और प्रेगनेंसी भी हार्मोनल एक वो है, पूरी जर्नी है। जी जी। तो अगर एक हार्मोन डिस्टर्ब है तो दूसरा इम्पैक्ट हो जाता है। अच्छा। इसी वजह से अगर किसी को हार्मोनल डिसऑर्डर है तो उनको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है। मैम अभी ना पीछे एक ट्रेंड चला था, लेवल पड़ेगा इंडिया, है ना? तो अक्सर क्योंकि ये जो ट्रेंड वो चला है, इसके पीछे जो एक चीज होती शुगर और फैट, पाम ऑयल और कुछ नहीं, बस इन दो के अराउंड ही ये पूरा का पूरा कैंपेन चला था जी। तो अक्सर हम तो लेकिन जो भी मिलता है खा लेते हैं, हम देखते नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? एज ए वुमेन्स हेल्थ में शुगर और जो ट्रांस फैट ऑयल होता है कितना डेंजरस हो सकता है? बहुत डेंजरस है। अभी क्या हो गया ना, काफी लोग पिज्जा और बर्गर को ब्लेम कर रहे हैं। हाँ। जंक फूड है, जंक फूड है। बट ये हमारा इंडियन जंक फूड है, छोले भटूरे, समोसे, ये तो सालों से चलता आ रहा है। हाँ। इंग्रेडिएंट्स तो वही है, मैदा, तेल, वही दिक्कत कर रहा है। तो शुगर और ट्रांस फैट से बनी हुई कोई भी चीज आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो देखिए, ऐसा कोई फूड इंग्रेडिएंट नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ना हो। कार्बोहाइड्रेट्स लगभग हर चीज में, चाहे वो ग्रीन सब्जी हो, रोटी हो, राइस हो, दाल हो, सब में। बट अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो वो कार्ब्स में कुछ बचा ही नहीं है, वो इतना प्रोसेस हो चुका है। और शुगर भी कार्ब्स ही है जी, कि आपको वो कोई न्यूट्रिशनली कुछ नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ आपकी बॉडी में बैठे हैं जाके अंदर और फैट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके। और आपकी बॉडी की डिफरेंट जो प्रोसेसेस है, फिजिकल प्रोसेसेस है, उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं, फैट गेन हो रहा है। तो किसी के, अगर आप हेल्दी हैं तो आप खाइए। ओके। बट आप बताइए कितने लोग हेल्दी हैं? क्या कितने लोगों का लिवर जो है वो फैटी नहीं है? कौन ओवरवेट नहीं है? किसको बीपी, डायबिटीज वाले इश्यूज नहीं है? तो अगर आप हेल्दी हैं तो कभी कभी खाना चलता है। बट अगर आप में एक भी हेल्थ इशू है, और फिर ये नहीं कह सकते कि चलो इतना सही तो है, एक दिन खा लेते ना, इतना क्या फर्क पड़ जाएगा। बट अगर, और आप फिर अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते। अगर आपकी रिपोर्ट में एक भी पैरामीटर गड़बड़ है तो आप हेल्दी नहीं हैं, और आपको इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। पहले आप हेल्दी हो जाइए, आपके पैरामीटर्स पूरे अप टू द मार्क हो जाएं, फिर आप खाइए। कभी कभार खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब बड़े हुए हैं ये चीजें खाकर, और टेस्टी तो लगती है। एक्चुअली प्रॉब्लम अभी भी यही है, जैसे कि इतना सारा सा कंज्यूम होने लगा ये जी। कि अभी पीछे जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि जिन दुकानों पे फ्राइड चीजें मिलती है या स्वीट मिलता है उनको लगाना पड़ेगा, जैसे तम्बाकू पे लगता है ना, तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। तो पाम ये ऑयल, रिफाइंड शुगर आपके लिए खतरा है, ऐसा कुछ आया है। और आजकल स्कूलों में भी आया है ये, शुगर बोर्ड आया है स्कूल्स में भी बच्चों के लिए, कि उन्हें वो चीज़ें ही देनी पड़ेंगी जिसमें शुगर की मात्रा, डायरेक्ट शुगर से रिच चीज़ें बच्चों को नहीं देनी है। तो ये गवर्नमेंट के काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, और ये अच्छे स्टेप्स हैं। बट आई थिंक ऑलरेडी लोग काफ़ी अवेयर हैं। पर वही जैसे मैंने कहा, जिसने जो ये सोच के करा कि थोड़ा सा ही तो हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ेगा, या थोड़ी बहुत ही दिक्कतें तो चल रही है, अगर एक आध बार और खा लिया तो क्या होगा, तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। आपकी बॉडी एक ही है, बदलती तो नहीं रहेगी कपड़ों के जैसे। तो उस पर ध्यान दें, पहले इसको, इस बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट स्टेट में ले आए, जो भी आपकी एज के हिसाब से है। एक बार डॉक्टर से आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए और रिपोर्ट्स अच्छी आ जाए, फिर आप खाइए कभी ना कभी, बट नॉट ऑन डेली बेसिस और नॉट वंस अ वाइल, स्पेशली इफ यू हैव अ हेल्थ इशू, यू शुड नॉट। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट मैं रियलिटी चेक दे रही हूँ कि तो सोल्यूशन क्या है इसका? अगर मान लीजिए किसी को खाना है तो आप तो फिटनेस एक्सपर्ट है, डाइट में भी आपको पता है क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, तो कुछ सोल्यूशन दीजिए। अगर आपको क्रेविंग है मीठे की, क्रेविंग है, आपको मान लीजिए बर्गर खाना है, आपको बहुत गंदी क्रेविंग होती है इसकी, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आपको किस तरीके से उस क्रेविंग को जो है खत्म कर देना है? अंकुर जी, हम बहुत अच्छी एज में कि हमारे पास सब चीज़ों के अब हेल्दी ऑप्शंस आ गए हैं। हाँ। बर्गर से लेकर हर फ्राइड चीज आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं जी। आपके पास चिप्स से लेकर हर चीज का हेल्दियर ऑप्शन है। फिर भी आपको वो ओरिजिनल ही खाना है। और अगर आप इतना सा चख कर रुक जाएं तो खाइए, कभी कभार खाइए। पर प्रॉब्लम वही होती है ना कि हम शुरू करते फिर हम रुक नहीं पाते। तो ये मेंटल डिसिप्लिन
नहीं आ पा रहा है लोगों में। तो क्या तभी तो लेबल लगाने की जरूरत पड़ रही है सरकार को। तो कुछ तो होगा घर में, क्या मतलब जैसे क्या है कि हमारे पास में मान लीजिए हमारे पास में आम का जूस नहीं है, लेकिन हमारे पास में ऑरेंज का है, चलो एक काम करते हैं ऑरेंज का पी लेते हैं, ठीक है। तो घर में क्या ऐसा करे कि अगर इस तरह का है तो आपको वो चीज़ें ट्रांसफ़र कर देनी है किसी और उस पर, आपको ये चीज़ें रखनी बंद करनी पड़ेंगी अगर आप एक हेल्दी जर्नी, ये तो मैं स्टेप 1 है। हाँ। कोई भी मुझसे पूछता है घर में सब खाते हैं मेरा भी मन कर जाता है, हाँ। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आप डाइटिंग करने की कोशिश कर रहे हो और सामने वाला आपके सामने आपकी फेवरेट बर्गर पिज्ज़ा खा रहा है, आप कैसे रेजिस्ट करोगे? इतना डिसिप्लिन नहीं आ पाता है, स्पेशली अगर आप अपनी जर्नी की शुरुआत में हो। आप सालों से करते आ रहे हो तो शायद आ जाता है, मेंटली को स्विच आ जाता है कि खाते रहो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप ऑलरेडी शुरू कर रहे हो, मुश्किल कर रहे हो, जिम में ऐसे बिल्कुल मरते पीटते जा रहे हो, उसके बाद घर में सामने वाले खा रहे हैं, तो ये एक फैमिली को डिसिप्लिन लाना पड़ता है। घर पे ही चीज़ें रखना बंद कर दीजिए। ओके, अच्छा, किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है। वो क्रेविंग खत्म हो सकती है अपने आप? हाँ, सब यहाँ ये मेंटल गेम है। या तो अपने आप को आप स्विच कर लीजिए उसके हेल्दियर ऑप्शंस के लिए। अगर आपको बर्गर दिखने में हेल्दी वाला भी सेम ही दिखेगा, जी जी, एयर फ्राइड बर्गर और तेल में तला हुआ बर्गर में दिखने में कोई डिफरेंस नहीं है, जी जी, तो आपको वही तो उठा के खाना है। एयर फ्राइड वाला खा लीजिए या फिर लाना ही बंद कर दीजिए। बेस्ट थिंग इज दैट स्टॉप कीपिंग सच थिंग्स एट होम। इफ इट इज देयर आप एक दिन कंट्रोल कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन आपका हाथ जाएगा उस चीज़ को उठाएगा और वो आप खा लो। सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो है इतने फिटनेस कोच आ चुके हैं और कुछ क्या करते हैं कि उनकी कोई ना कोई ऐसी रेसिपी या डाइट प्लान या कुछ वर्कआउट ऐसा ट्रेंड हो जाता है, ऐसा वायरल हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि जो कुछ है यही है, बस इससे हमारा सारा जो है वो हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा जिस तरह की जो एजुकेशंस होती है, इस तरह के जो ट्रेंड होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वे कितने कारगर साबित होते हैं? देखिए, काफ़ी सारे ऐसे फिटनेस एक्सपर्ट्स या डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो क्लेम करते हैं कि सब कुछ खा लो फिर भी आपका वज़न कम हो जाएगा। उन्होंने बुक्स भी छाप रखी हैं, तो मार्केट में 150 रुपये की बुक मिल रही है, एंड दे आर क्लेमिंग कि दे हैव ट्रेंड सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो, दे हैव हेल्प्ड बिग सेलिब्रिटीज़ इन देयर फिटनेस जर्नी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स ला के दे रहे हैं और वही चीज़ आप 150 रुपये की बुक में भी छाप रहे हैं, डू यू थिंक कि वो सेम नॉलेज जो बुक में है और जो सेलिब्रिटी की डाइट प्लान में है वो सेम है? और वैसी ही सिंपल सब कुछ खा लो वाली डाइट से लोगों के मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। ये सारे सोशल मीडिया में व्यूज़ और लाइक्स और पॉपुलैरिटी बटोरने के तरीके हैं। रही बात ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड्स बिना रिसर्च के, बिना नॉलेज के फॉलो करना इज़ अटर स्टुपिडिटी। एंड इतनी अवेयरनेस मुझे लगता है आजकल की जनता में है। मैं मानना चाहूँगी, एटलीस्ट जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर इंटेलिजेंट पीपल कि वो अगर कुछ देख रहे हैं, कोई क्लेम कर रहा है, तो वो 4 जगह, नॉट जस्ट ऑन इंस्टाग्राम और ऑन सोशल मीडिया, दे विल गो टू reliable platforms and people and validate that information. So ये validation करना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ आप blindly follow मत करिए। Social media is a double-edged weapon. उसमें सही भी है और same platform में काफ़ी सारी misleading information भी है, especially related to health. And उसका आप direct impact अब ये देख सकते हैं कि लोग ऐसे ही बीमार पड़ते जा रहे हैं। मतलब कोई भी खबर आ रही है कि किसी को अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को बिकॉज ऑफ दिस हाफ हार्टेड नॉलेज। सो प्रॉपर रिसर्च एंड रिलायबल रिसोर्सेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फॉलो करना कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि कल को लोग मुझे अनफॉलो कर दें। आई वुड वांट पीपल टू फॉलो मी, बट एटलीस्ट हैव दैट सेंसिबिलिटी कि जिसको भी मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं किस रीज़न से कर रही हूँ। अगर कोई मेरे पास मुझे फॉलो इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मुझे सही एक्सरसाइजेस देखने को मिलेंगी, दैट इज़ द रीज़न दैट आई वांट टू क्रिएट कंटेंट फॉर। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं जस्ट फॉर फन कि इनका कंटेंट देख के मुझे मज़ा आता है, बट जो वो बोल रहे हैं मुझे फॉलो नहीं करना, देन इट इज़ फाइन। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, व्हाट आई ईट इन अ डे टू लूज 20 kgs। ये मुझे लगता है ये इतना स्टूपिड ट्रेंड है, और लोग, मैं देखती हूँ व्यूज़ और लाइक्स और शेयर्स और कमेंट्स हज़ारों की तादाद में होते हैं,
आप ये बताइए 20 किलो कम करने के लिए एक दिन की डाइट जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो भी वो उनकी डाइट है, वो एक कस्टमाइज्ड डाइट नहीं है, उसमें जेंडर, एज, एनवायरनमेंट, हेल्थ इश्यूज कुछ भी उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने बस अपना बताया। आप सेम डाइट को फॉलो करके और सेम खाना कैसे खा के 20 किलो वजन घटा सकते हैं। तो ये ट्रेंड्स देखने में बहुत मजा आता है कि किसी की पर्सनल लाइफ में हमें एक व्यू मिल रहा है कि उन्होंने क्या खाया, बट डू नॉट फॉलो इट ब्लाइंडली। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसे मिथ्स जो आपको लगा है कि सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड है लेकिन वो एम ही है, फालतू के मिथ्स है यार, फालतू का ट्रेंड है, ऐसा कुछ होता नहीं जैसा ये बता रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा आपने कभी किया? आजकल काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने वेट लॉस किया हुआ है और वो सडनली फिटनेस एक्सपर्ट और डाइटिशियन और एक्सपर्ट बन चुके हैं, जहाँ वो बता रहे हैं कि हम ये डाइट फॉलो करते हैं। आई हैव हर्ड ओमैड 1 मील अ डे, जिसमें एक सेलिब्रिटी क्लेम करें कि मैंने सिर्फ 1 मील खाया एक दिन में और उससे मैंने वजन कम किया। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उनके लिए पॉसिबल था क्योंकि उनके पास वैसे रिसोर्सेज थे, वैसी टीम थी, वैसे मुझे पता है किस तरह के इंटरवेंशन या किस तरह की चीज़ें उन्होंने की जिसकी वजह से वो डाइट वो फॉलो कर पाए। बट ना ही ये हेल्दी है क्योंकि आप 1 मील में सारा न्यूट्रिशन तो नहीं ले सकते हैं, और शायद उन्होंने न्यूट्रिशन को लेने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लिया होगा, मील सिर्फ खाया होगा, बाकी चीज़ें सप्लीमेंट से कवर अप कर ली होगी। बट एक नॉर्मल इंसान के लिए ये चीज़ें इमेजिन करना जरूर पॉसिबल नहीं है। उनको लगा अरे 1 मील अ डे ही तो खाना है, मैं भी पतला हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। अब 1 मील अ डे में उन्होंने क्या खाया, दाल चावल खा लिया या रोटी सब्जी खा ली या सिर्फ सैलेड सूप खा लिया, तो वो ना मील कंप्लीट है और वो पूरे दिन में आपने पूरा काम भी किया, आपकी हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ सकता है इसका, nobody is explaining that. Nobody is talking about those impacts. लेकिन अगर मील एक दिन में 1 मील खाया, वजन कम हो गया है, तो प्रॉपर पूरा तीनों टाइम का मील प्रॉपर खाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल खाना चाहिए, और इस पर काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। आपका रूटीन कैसा, आप कितने बिजी हो, किस तरह के जॉब में हो, फिजिकली कितना इम्पैक्टफुल है आपका दिन, आप वर्कआउट करते हैं कि नहीं, आपको किस तरह की डेफिशिएंसीज हैं, आपका जेंडर, एज, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके उन 3 मील्स को बैलेंस करने के लिए। अगर कोई नॉर्थ में रहता है जहाँ पे उन्हें वैसा खाना खाना है जो ठंड में उन्हें गर्मी, उनकी बॉडी को वैसा रखे, वार्म रखे, तो मैं उन्हें साउथ की मील्स नहीं दे सकती ना, जो वहाँ पे गर्मी होती है, जो वैसा खाना खाते हैं जिससे ठंडक बनती है। जी जी जी। तो ये अब क्योंकि लोग ट्रैवल मतलब डिस्प्लेस हो रहे हैं, नॉर्थ के लोग यहाँ आ रहे हैं सब, बट आपकी जेनेटिक्स तो वहीं से आते हैं। तो you have to study all this before planning a diet plan for yourself, or if you have to take someone's help, you have to see whether that person is asking such questions to you or not. जो आपके स्टेपल है, वो जिनको आप खा के बड़े हुए हैं, उस तरह के मील्स से ही आप डाइट बनाएं, तो जो फॉलो कर रहा है उसके लिए भी आसान है, उनके लिए बिल्कुल एलियन इंग्रेडिएंट्स नहीं है। और एक न्यूट्रिशनिस्ट का, एक फिटनेस एक्सपर्ट का एक्सपर्टीज ही उसमें दिखती है कि कैसे वो बिना बहुत ज़्यादा एलियन इंग्रेडिएंट्स के साथ, नॉर्मल खाने के साथ उनको रिजल्ट्स भी दे दे, उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव कर दे, और जिस तरह के फिटनेस गोल्स उनके पास हैं जी, उनको भी अचीव करवा दे। तो ये देखना ज़रूरी है। बिल्कुल। बोला जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट अगर आप करते हैं, तो आपकी उम्र जो है वो लंबी हो जाती है। बिल्कुल होता है ऐसे। देखिए, स्टडीज़ कहती है कि इफ़ यू एक्सरसाइज जी, एंड दिस इज़ एट एनी एज जी, भले आपने लेट शुरू किया जी, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ रिड्यूसेस बाय 40%। ये बहुत बड़ा नंबर है अंकुर जी। आप अपनी उम्र को, अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ को 40% डिले कर सकते हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है आज की डेट में इंसान। हाँ, काम और टेक्नोलॉजी की वजह से ब्रेन तो पूरा वर्कड आउट है, वो भी मैं कहूँगी सही तरीके से नहीं है जी। हम स्ट्रेस और काम और ये सब के चक्कर में ज़्यादा इंगेज्ड है, सोशल मीडिया, हम मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर रहे हैं उतना, मेंटल फिटनेस पे काम नहीं कर रहे हैं जो मेडिटेशन या जिस तरह की ज़रूरतें होती हैं। बट फिजिकली तो बिल्कुल ही हम बैठ गए हैं। जो डिस्टेंस हम पहले वॉक करके चल के करते थे या सीढ़ियाँ चल के थोड़ा बहुत एक्टिव रहते थे, वो सारा लिफ्ट्स और हमारी डिपेंडेंसी ऑन ऑटोमोबाइल्स,
हर चीज़ तो आराम हो गया है। तो फिजिकली आपकी बॉडी में इतना सारा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इतना सारा स्केलेटल स्ट्रक्चर है, यू आर मेड टू डू फिजिकल वर्क, और आपने वो करना बंद कर दिया है। तो जब मशीन चलना बंद हो जाएगी तो जंग तो लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होगा, बीमारियां आएंगी और कैंसर हो जाता है आजकल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, हार्ट अटैक, आपका ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर। अभी कल मैंने वो स्टोरी डाली है कि परसों एक 3-4 साल की बच्ची है, उसने स्कूल में अपना टिफ़िन खोला, हार्ट अटैक आ गया, गई। हाउ इट पॉसिबल, 3 साल की बच्ची को हार्ट अटैक कैसे सकता है भाई? देखिए ऐसा है कि अब क्योंकि न्यूज़ आने लगी है तो ये सारे केसेस बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी होने लग गए हैं जी। इससे कई ज़्यादा लोगों की हार्ट अटैक्स, आजकल वो आ रहा है ना, जिम में मौत हो गई हार्ट अटैक से, युवक की जिम में ट्रेडमिल करते हुए मौत हो गई, वेट उठाते हुए मौत हो गई। पर आप ये देखेंगे कि इन नंबर्स से ज़्यादा उन लोगों की डेथ हो रही है ड्यू टू हार्ट अटैक जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। अब वो नंबर्स हमको पता ही नहीं है। हमें वो एक केस पता है जो जिम में, और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनकी डाइट या उनके लाइफस्टाइल या जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम हो। एक चीज ये सवाल मैंने किया है आनंद आर्नोल्ड जी से, मैंने कहा ये बताओ, आप तो करते हो, ट्रेंड करते हो, बताइए। उन्होंने उसके लिए जो इंडियन जिम है ना, उसको भी जिम्मेदार ठहराया है, ऐसे कि आप भारत में ही देखो, बाहर तो किसी एथलीट्स की मतलब ऐसे डेथ नहीं होती होगी 100 में से 1, वो कोई और रीजन होता होगा, पर इंडिया में जो जिम का जो साइज है ना, वो छोटा साइज है एकदम, जो छत है एकदम, वेंटिलेशन है ही नहीं, वो ट्रेडमिल कर रहा है भाई, उसको ऑक्सीजन चाहिए भर भर के। बिल्कुल। और वो फिर उसको हटाने का तो क्या आएगा। और बाहर के जिम आप देखिए, 2 फुटबॉल ग्राउंड जितने जिम होता है वहाँ पे, और आप बाहर जाके कार्डियो नहीं कर सकते, इतना पोल्यूशन है, बिल्कुल जगह नहीं है वॉक करने की, रन करने की, तो कहाँ जाएं फिर। जिम में जो छोटा सा कॉम्पैक्ट सी जगह मिलती है तो उस, और आजकल क्या है, हर गली नुक्कड़ में जिम खुल रहा है। हाँ, कोई अथॉरिटी कुछ है नहीं, कोई क्वालिटी चेक कुछ वैसा हो नहीं रहा है जो एक फिटनेस सेंटर के लिए जिस तरह का कि इतना स्पेस होना चाहिए जैसे स्कूलों के लिए होता है, जी। वैसा जिम के लिए मुझे नहीं लगता इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं अभी गवर्नमेंट की तरफ से। तो जहाँ थोड़ी सी स्पेस मिल रही है, लोग वैसे ही फिटनेस सेंटर खोल रहे हैं, वहाँ इतने सारे लोग भर जाते हैं, स्पेशली बिजी आवर्स में जी। एसी के वजह से खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, काली काली दीवारें कर देते हैं कि बिल्कुल अपीयरेंस वैसी आनी चाहिए, और घुटन होती है फिर। और इसके वजह से, और सिर्फ ट्रेडमिल की वजह नहीं है, जो इक्विपमेंट्स भी हैं या जिस तरह की गाइडेंस जिम में मिल रही है जी। काफ़ी सारे लोग जो वहाँ एज अ ट्रेनर या जो चला रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता कैसे ट्रेन करना है। जो चीज़ उनके ऊपर काम आ गई किसी एक टाइम पर, उन्होंने फिटनेस को की जर्नी ली, जो चीज़ उन्होंने करी अपने पे, वही सबको वो सिखा रहे हैं। हर किसी की बॉडी अलग है, सही बात आपको है। समझना पड़ेगा, उस तरह के सर्टिफिकेशंस और उस तरह की पढ़ाई करके ही आप इस तरह के ऑक्यूपेशन पर आए। सबके लिए, सबके बस की बात नहीं है, बट चल रहा है। अच्छी बॉडी हो गई है तो आजकल हर कोई फिटनेस एक्सपर्ट बन गया है। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ किस तरीके से रोल प्ले करता है वेट लॉस में? वेट लॉस इज ऑल अबाउट डेडिकेशन। अगर आपके पास वो डिसिप्लिन नहीं है तो आप सिर्फ वेट लॉस नहीं, कोई भी काम नहीं कर सकते। और अगर उस तरह का मेंटल आपके पास एप्टीट्यूड ही नहीं है तो आप कैसे कर लेंगे? इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी, इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। ये ऐसे मैजिक तो नहीं है, मैजिकल पिल नहीं है, दवाई खाई और हो गया। तो अगर आप मेंटली वहाँ नहीं हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपनी नींद का, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को नहीं देख रहे हैं, थोड़ा समय मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में नहीं लगा रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। या शायद आप एक एज में बिल्कुल ही कोई पागलपन आ जाए तो कर भी लें, बट वापस से वो वापस आ जाएगा, क्योंकि खाने से लेकर जिम जाने तक सब चीज़ों में मेंटल डिसिप्लिन ज़रूरी है कि ये मुझे करना ही है, और वो ही नहीं है तो सो एवरीथिंग, योर बॉडी इज लाइक अ यूनिट, सब चीज़ें ज़रूरी हैं, दिमाग, शरीर, इंटरनल ऑर्गन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का काम जरूरी है। बिल्कुल, एक यूनिट के जैसे काम नहीं करेगा तो नहीं होगा। क्या एक्सरसाइज से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है? बिल्कुल, किसी भी तरह के कैंसर का रिस्क एक्सरसाइज करने से कम होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कैंसर इज व्हाट? कैंसर इज योर बॉडी अंदर ही अंदर कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर टॉक्सिन्स हैं,
अंदर ऐसे सेल्स बन रहे हैं जो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं, जो आपकी बॉडी के लिए ही हार्मफुल है। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी एक मशीन चल रही है जिस तरह से उसे चलना चाहिए, भले ही हम उस तरह का, देखिए हम ह्यूमंस का एवोल्यूशन हंटिंग गैदरिंग के लिए हुआ था, हम शिकारी थे। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम जंगलों में दौड़ रहे हैं अब दौड़ कहीं और ही चल रही है, ऑफिस टू ऑफिस चल रही है, तो वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। वो सारा इम्पैक्ट शरीर पे आ रहा है, वो सारे हॉर्मोन्स, स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, वो सब मिलकर ये सारी बीमारियां आ रही हैं। कैंसर इज जस्ट दैट, इट इज योर बॉडी फाइटिंग, इट्स योर बॉडी डेवलपिंग समथिंग अगेंस्ट योर बॉडी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं ये सारी चीज़ें सिस्टम चलता है, आपके टॉक्सिन्स सिक्रीट होते हैं, पसीने के थ्रू आपके टॉक्सिन्स निकलते हैं, फैट सेल्स बर्न होते हैं, तो ऑटोमेटिकली कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। ऐसी कोई एक्सरसाइज आप बताएंगे कि उसके बारे में बोलते तो बहुत है, उसके बारे में ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा, ये इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज है कि मतलब आप पूछिए मत, लेकिन बाद में आपको लगता है कि यार ये कुछ नहीं है, हैवी है भैया, इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। अब मैं कुछ बोल दूंगी तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। चलिए कर लेते हैं, कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, क्या होता है। देखिए एक एक्सरसाइज जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही जिस तरह के मैंने वीडियोस देखे हैं और पर्सनली देखा है, मुझे बिल्कुल यूजलेस लगती है, मुझे वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लगता है, वो है जुम्बा। जुम्बा काफ़ी पॉपुलर है अमंगस्ट वुमेन एंड इट इज़ अ गुड वे, बट जुम्बा जो वो डांसिंग मूव्स हैं वो कुछ हद तक आपकी कैलोरीज बर्न कर पाएंगे, बट अगर आपका एक वेट लॉस का, एक फिटनेस का गोल है तो जुम्बा को कंबाइन करना पड़ेगा थोड़े बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग से, क्योंकि जुम्बा अकेला इज नॉट एग्जैक्टली अ वेरी बिग कार्डियो मूवमेंट ऑल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनर ऑल्सो कि किस तरह के एज ग्रुप के साथ वो ट्रेन करें। अगर आप बहुत ओबीस हैं और आप जुम्बा क्लास में चले गए हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे वो मूवमेंट्स करना। हाँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जुम्बा इन स्पेसिफिक, मुझे जुम्बा से प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरह की जुम्बा क्लासेस चलती हैं वो थोड़ी डिस्टर्बिंग लगती है एज एन एक्सपर्ट मुझे देख के। मुझे लगता है कि अगर एक जुम्बा ट्रेनर उसमें थोड़े बहुत, और मैंने देखा है कुछ जुम्बा ट्रेनर्स इंक्लूड करते हैं, वो वेट्स के साथ भी मूवमेंट्स कराते हैं, वो स्ट्रेचिंग भी कराते हैं, वो थोड़े कार्डियो मूवमेंट्स भी कराते हैं, तो अगर उस तरह का होलिस्टिक अप्रोच के साथ जुम्बा को कराया जाए तो वो फिर भी फायदेमंद है। बट अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, जुम्बा में भंगड़ा होते हुए देखा है। नहीं भंगड़ा भी करते हैं मूवमेंट की बात है, बट अगर वही है कि अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं कि म्यूजिक चल रहा है थोड़ा हिल लेते हैं, तो उससे तो मैंने नहीं देखा कि काफ़ी फायदे हो रहे हैं लोगों को। और कॉमन मिस्टेक्स क्या है एक्सरसाइज में जो आज फिटनेस इंडस्ट्री जो आजकल लोग करते रहते हैं, आपको लगता है कि यार ये तो बहुत सारे लोग आजकल वो डिटॉक्स डाइट पर चले गए हैं, 7 डे डिटॉक्स, 21 डे डिटॉक्स, ये पी लो, वो पी लो, ये काढ़ा पी लो आप, ये पत्ती खा लो, दवाइयाँ भी आने लगी हैं उसकी। आपको ये समझना पड़ेगा कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स, डिटॉक्स क्या है कि अपने बॉडी से टॉक्सिन्स निकालना, यू हैव एन एंटायर सिस्टम इनसाइड योर बॉडी दैट इज फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, यू डू नॉट नीड अनदर डाइट फॉर इट, all you need is a healthy and working body. If your systems are working fine and you are exercising and eating right, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफाई खुद ही करेगी। तो ये डिटॉक्स डाइट इज अ फैड, पर्सनली नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। हाँ, कुछ एडिशनल आप चीज़ें कर सकते हैं कि अगर डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो कोई काढ़ा पी लिया या कोई ड्रिंक ऐसी बना ली हेल्दी, बट खाली ये करके कि खाली जूसेस पी के 7 दिन हमने वजन कम कर लिया, दैट्स समथिंग विच इज़ नॉट राइट ऑल्सो। हेल्दी तो बहुत दूर की बात है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग करते हैं तो उसको वर्थी मानती है आपकी? नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर मुझे रेट करना हो तो मैं 10 में से 6 मार्क्स दूंगी, 6 to 7 मार्क्स। ओके, सबके लिए नहीं होती इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं तो नहीं। अच्छा, हाँ, और अगर आपको अपने डाइट को, अपने मील्स को बैलेंस करना नहीं आता है, क्योंकि आप सिर्फ 2 या 3 मील्स खा रहे हैं दिन में, हाँ, और अगर वो भी इनकम्प्लीट मील्स हैं, तो सेम वही चीज़ होगी कि आपका न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होगा, और आप वज़न तो कम कर लेंगे बट विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाएंगे, B12 कम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, तो ऐसे वेट लॉस से क्या फ़ायदा? तो वैसे मिनिमम कितना करना चाहिए अगर कोई करता भी है इंटरमिटेंट एक महीने में? इंटरमिटेंट फास्टिंग का आइडियल जो होता है वो 14:10 होता है। 10 आवर्स आपकी ईटिंग विंडो होगी और 14 आवर्स आप फास्ट करेंगे, विच इज़ लाइक अ रीजनेबल विंडो।
ओके। तो आपने अगर 10 घंटे में अपने 3 मील्स खा लिए इक्वली डिवाइड करके फिक्स्ड आवर्स में, ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है और जिनका सेट रूटीन है। अगर आप एक ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे खाने पीने का कोई टाइम नहीं है तो मत करिए। अच्छा। आपको एसिडिटी की इशू है क्योंकि ज़्यादा देर आप भूखे रहेंगे और उसके बाद आप बाहर से ही कुछ खा रहे हैं विच इज़ नॉट हेल्दी, तो इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा आपकी बॉडी पर। इससे अच्छा आप बैलेंस डाइट खाएं। उतनी कैलोरीज आप बैलेंस डाइट में भी ले सकते हैं जितनी आप इंटरमिटेंट में ले सकते हैं। थोड़ा बताइए इसके बारे में कैसे। देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि हम फास्ट करते हैं स्पेसिफिक आवर्स में। सपोज मैंने 11 बजे मील 1 लिया, फिर मैंने एक मिड डे मील लिया बीच में 3 बजे और मैंने 7-8 बजे अपना डिनर कर लिया। तो अब मैंने 3 मील्स में अपनी पूरी कैलोरीज को डिवाइड कर लिया। तो मेरे मील्स जो मैं खा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जगह अगर मैं सुबह ब्रेकफास्ट करूँ अर्ली, मतलब मैं 5 मील्स खा लूँ, 3 की जगह अगर मैं 5 मील्स खा लूँ कि 2 मैंने स्नैक्स कर लिए और 3 मेरे मेन मील्स ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, पर मैंने उन मील्स को इस तरह से डिवाइड कर लिया कि मैं छोटे मील्स खा रही हूँ पर थोड़ी थोड़ी देर में खा रही हूँ। ओके। क्योंकि मुझे बार बार भूख लगती है, मेरा मेटाबॉलिज्म हाई है, स्पेशली अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म हाई है, या मैं बहुत स्ट्रेसफुल जॉब में हूँ तो मुझे लगती है भूख, मुझे काम करने के बीच में कुछ मंच करने का मन करता है, तो मैं कुछ हेल्दी खा लूँ, छोटा सा खा लूँ। तो कैलोरीज तो आपकी चाहे आप 3 मील में डिवाइड करो या 5 मील में डिवाइड करो, जितनी आपकी कैलोरी इनटेक आपने डिसाइड की है एज पर योर गोल, उसको उसी से ही वेट लॉस या वेट गेन का गेम है। कितनी कैलोरीज आप खा रहे हो और कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो, कितना डेफिसिट मेंटेन कर रहे हो। अब वो चाहे 5 मील से करो, 3 मील से करो, 1 मील से पॉसिबल नहीं है वो सारी कैलोरी लेना, बट 3 से 5 मील में आप कर सकते हो। आपने रिसेंटली एक लिंक्डइन पे पोस्ट किया था ओजेम्पिक के बारे में, जी थोड़ा बताइए इस बारे में। ओजेम्पिक को एक्चुअली मैजिक पिल के नाम से आजकल पब्लिसिटी मिल रही है। इनफैक्ट अभी इंडिया में पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ, उसका एक सब्स्टिट्यूट आता है दूसरे ब्रांड का। ओजेम्पिक ओजेम्पिक नाम से जो दवाई आएगी वो एक इंजेक्शन या इंजेक्शन होता है बेसिकली, वो अभी लॉन्च हो रहा है तो इसलिए हाइप क्रिएट हो रही है। पर ओजेम्पिक इज़ नॉट अ लाइफ गार्ड फॉर यू जिसको खाते ही कोई मैजिक पिल है खाया और वेट कम हो गया। बेसिकली ओजेम्पिक का काम है कि आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स भूख को कम करते हैं, वो उसको मिमिक करता है, कॉपी करता है। तो जब आप ओजेम्पिक खा लेते हैं तो आपको बार बार भूख नहीं लगती। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जिसको इमोशनल ईटिंग की आदत है, जो ओबीस है, वैसे ये डायबिटीज के लिए है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। तो डायबिटीज भी क्योंकि आप बार बार खाते हैं उसकी वजह से डायबिटीज शुगर बढ़ता है तो उसकी वजह से। ओके। तो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना तो ये दवाई नहीं मिलेगी। ओके। सो इफ यू आर डायबिटिक, इफ यू आर प्री डायबिटिक और यू आर एक्यूटली ओबीस और ओवरवेट, सो द डॉक्टर माइट प्रिस्क्राइब यू। आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस के ये मिलेगी नहीं, आपको पूरे चेकअप्स कराने पड़ेंगे अपने। अब इमोशनल ईटिंग के वजह से ही लाइफस्टाइल और डिसऑर्डर होते हैं। आप खाते रहते हैं पूरे समय, आपका दिमाग ये होता है कि अब क्या खाऊं, ये खा लिया अब नेक्स्ट क्या खाऊं। ओजेम्पिक वो फूड नॉइज को बंद कर देता है। ऐसा नहीं है कि आपको भूख नहीं लगेगी, आपको क्योंकि बॉडी की डिमांड है 3 से 4 घंटे में आपको न्यूट्रिशनली चाहिए कुछ, तो आप खाएंगे, पर वो बार बार वो सोच जो दिमाग भागता है उस तरफ कि अब क्या खाऊं, वो बंद हो जाता है। दूसरा, आप ओजेम्पिक से वेट लॉस तो कर लेंगे, बट अगर आपने सही तरीके से डाइट पर ध्यान नहीं दिया, एक्सरसाइज नहीं की, तो आपने अगर देखा होगा चेहरे लटक जाते हैं लोगों के, बिल्कुल मुरझा जाता है चेहरा। मुझे ना करण जौहर को, मैं अभी उसका एक आई थिंक प्राइम वीडियो पे एक शो आया था उनका, और मैं पहले की उनकी वीडियो देखता हूँ, अब की देखता हूँ, मुझे ज्यादा बूढ़े लगता है वो। जी वो वही रीजन है। इनफैक्ट उन्होंने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट भी किया है, वो हम जैसे फिटनेस एक्सपर्ट समझ जाते हैं। जहाँ किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा मैंने ओमैड फॉलो किया, 1 मील अ डे, मैं जिसकी बात आपको एक 1 मील अ डे आप बिना ओजेम्पिक के कर ही नहीं सकते। जब तक आप फूड मील अपनी भूख को सप्रेस करने की कोई दवाई नहीं लेंगे, आप कैसे 1 मील अ डे कर सकते हैं? पूरे दिन आप खाओ नहीं, सीधे शाम को खाना खाओ। उन्होंने बताया कि मैं सीधे शाम को खाता था, उसमें भी मैं रोटी नहीं खाता था, मैं स्पेसिफिक मील्स मतलब ग्रेन्स और उसी तरह के खाना को खाता था। तो ये फॉलो करना मुश्किल है बिना ओजेम्पिक के। तो ओजेम्पिक यही काम करता है कि आपको भूख नहीं लगती है, बट अगर आप भूख कम लग रही है और आपने 3 से 4 मील तो तब भी खाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और अगर आप उसमें वड़ा पाव या पिज्जा खा रहे हो तो उसका क्या फायदा? ठीक है आप कम खाओगे,
आप कैलोरीज उतनी तो लोगे, आप आधे एक स्लाइस पिज्जा में आपका पेट भर जाएगा, बट व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन? सो ओजेम्पिक इज जस्ट अ सपोर्ट, इट्स एन एड, बट इट कैन नॉट रिप्लेस एक्सरसाइज एंड डाइट। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका एक्सट्रीम मसल लॉस हो जाएगा, वही होगा, फेस लटक जाएगा। और साइड इफेक्ट भी हो सकता है इसके कोई? जी, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसका नॉशिया होता है, वीकनेस होती है क्योंकि एकदम सडन वेट ड्रॉप होता है। बहुत कंसिस्टेंट साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं क्योंकि ये प्रोग्रेसिवली दिया जाता है डॉक्टर की विजिलेंस में, और साथ में एक फिटनेस एक्सपर्ट का साथ में होना ज़रूरी है ताकि आपकी न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों की गाइडेंस भी बनी रहे। नहीं तो ओजेम्पिक आपको सुंदर तो नहीं बनाएगा पतला कर देगा बट सुंदर नहीं बनाएगा, एकदम फेस पर आता है। ओके, अगर मान लीजिए किसने ओजेम्पिक लिया और छोड़ दिया बीच में, क्या होगा? दोबारा से फिर से वेट वापस वेट गेन। देखिए, ओजेम्पिक छोड़ने के बाद भी आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि क्योंकि आप फिर नॉर्मल खाना खाने लगते हैं, भूख लगने लगती है वैसी। तो अगर आपने वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन किया जो ओजेम्पिक के साथ आ गया कि अब मुझे आदत हो गई है, मेरी बॉडी सेट हो गई है कि मैं दिन में 3 बार ही खाऊंगी, और जैसे ही ओजेम्पिक छोड़ा फिर वापस से वही पिज्जा बर्गर आता है, तो बेसिकली ओजेम्पिक ने आपको डिसिप्लिन ला के दिया कि मैं 3 बार खाऊंगी पर मैं सही खाना खाऊंगी। ओजेम्पिक हट गया, आप 3 बार खा रहे हो पर कचरा खा रहे हो, तो वापस से वेट बढ़ेगा और वापस से वैसा ही बढ़ सकता है। नॉर्मल इंसान के लिए भी 2-3 kg बढ़ जाता है एकदम ओजेम्पिक छोड़ने के बाद, बट अगर आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया, डाइट का ध्यान रखना, वापस से आप ओबीस हो जाएंगे। तो इट इज नॉट कि ओजेम्पिक स्टार्ट कर दिया या मैं कभी भी शुरू कर सकती हूँ, कभी भी बंद कर सकती हूँ वापस से वेट कम करने के लिए। दैट्स नॉट, देयर इज अ पॉइंट इफ यू हैव स्टार्टेड ओजेम्पिक यू हैव टू स्टॉप ओजेम्पिक। ओके, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब ये सच में इसको यूज किया जा सकता है कि बिल्कुल, इट्स अ गुड सपोर्ट। अगर आप ओबीस हैं, आप अपने आइडियल वेट से डबल वेट के हैं, तो अगर आप ओजेम्पिक नहीं लेंगे तो कोई और बीमारी से आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। वेट कम नहीं किया तो 50 और हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। तो बिल्कुल आप ओजेम्पिक ले सकते हैं, बट द राइट वे इज अंडर डॉक्टर्स विजिलेंस विद अ फिटनेस एक्सपर्ट विद एन एक्सरसाइज प्लान। इन तीनों चीज़ों के साथ ही ओजेम्पिक लें, तभी आप जो चाहते हैं वो मिलेगा, नहीं तो ये नुकसान दे सकता है। ओके, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके अपना कुछ डेली रूटीन होते हैं जिनको देखते हैं हम कि इनकी फिटनेस कितनी अच्छी है, और एक उनका रूटीन जो है ट्रेंड में आने लगता है। आपको क्या लगता है, वो कुछ लोग क्या ना ब्लाइंडली फॉलो भी करने लगते हैं उनको, उसके बारे में आपका क्या कहना है? करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, वो सेलिब्रिटीज़ के पीछे एक टीम है, टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट्स, ट्रेनर्स, उनके अपने कुक हैं, उनको पूरी इंस्ट्रक्शन मिली होती है कि ऐसे ही आपका मील बनेगा। एक नॉर्मल इंसान को ये नहीं पता है ना। वो सेलिब्रिटी अपने इंटरव्यू में बता देते हैं कि मैंने ये किया, इससे मेरा वजन कम हो गया, बट उसको वो सारी चीज़ें कराने के लिए काफ़ी रिसोर्सफुल टीम उनके पीछे थी। वो एक नॉर्मल जनता के पास वैसे रिसोर्सेज नहीं है, ना ही उन्हें पता है कि कैसे फॉलो करना है। तो जैसे वो ब्लाइंड ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं फॉलो करना चाहिए। कुछ चीज़ें वो सही भी बता सकते हैं और आपको उसे करना पड़ेगा क्रॉस चेक, बट डू नॉट फॉलो व्हाटएवर इज बीन सेड। मैंने कार्तिक आर्यन को सुना था, आई थिंक द कपिल शर्मा शो में उन्होंने बोला था, पता नहीं किस में बोला था उन्होंने, कि वो क्या करते हैं, वो जैसे आप ना छोटे छोटे मील लेते हैं वो, लेकिन तीन बार की जगह वो 5 या 6 बार खाते हैं, लेकिन इतना खाते हैं बाकी छोड़ देते हैं, फिर खाते फिर छोड़ देते हैं। तो वो बहुत ट्रेंड हुआ था उस वक्त पे। जी, वही कि कैलोरी तो उन्होंने मेंटेन कर ली ना, छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर लिया। वेट लॉस आपका सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से होगा, कितने मील्स खा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, अच्छा, कोई ऐसा मिथ्स हेल्थ के रिगार्डिंग जो आप डिसअपियर करना चाहती है, आपको लगता है कि ये तो मिथ है, इसको सही नहीं माना जा सकता? डिटॉक्स डाइट अगर मैं निकाल सकती होती अच्छा, तो मैं ज़रूर इस मिथ को बाहर निकालती। दूसरा एक और मिथ ये है कि अगर आप समझते हो, सिटअप्स करके एक एक्सरसाइज होती है जो बीच में बहुत ट्रेंड पे चली थी कि सिटअप्स कर लो, आपका पेट का बेली का फैट कम हो जाएगा, या एब एक्सरसाइज। मैं खुद भी एब्स की एक्सरसाइजेस पोस्ट करती हूँ, बट एक्सरसाइज पेट की स्पेशली, हम सबको पेट कम करने का वो है, वही बढ़ता है सबसे ज्यादा, कि पेट कम हो जाए, तो एक्सरसाइज करते जाओ। बट अगर आप डाइट से उसको बैकअप नहीं करेंगे
तो पेट कम होएगा ही नहीं, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज, कितने भी घंटे आप एक्सरसाइज में लगा लें, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. सो यू हैव टू एक्सरसाइज स्मार्टली. इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू आर स्पेंडिंग इन द जिम. इट इज अबाउट हाउ स्मार्टली यू आर प्लानिंग योर एक्सरसाइज रूटीन विद द राइट न्यूट्रिशन प्लान. ओनली देन इट विल हैपन एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. उसको इतना हवा बना दिया गया है बट इतना मुश्किल नहीं है. मैं ये खुद ही बोल देती हूँ कि मैं एज अ एक्सपर्ट, लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, मैं सबको बोलती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नया नहीं सिखा रही हूँ आपको. जो आप अगर रिसर्च करोगे या सोशल मीडिया में आपने देखा नहीं होगा. इट इज द सेम थिंग. इट इज हाउ आई डिजाइन इट फॉर यू. दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस. मॉर्निंग वर्कआउट होता है, इवनिंग वर्कआउट होता है. अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में तो जिम वगैरह या वर्कआउट नहीं करते, लेकिन इवनिंग में ऑफिस के बाद जाया करते हैं. आप किसके पक्ष में हैं? क्या मॉर्निंग में जरूरी है करना? आइडियली मॉर्निंग या आफ्टरनून तक वर्कआउट अगर हो जाए तो ठीक है, बट कंसिस्टेंसी ओवर टाइम. अगर आपके पास समय ही शाम को है और आप उसी समय कंसिस्टेंट रह सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कंसिस्टेंसी plays a bigger role than what time you're exercising. इवनिंग वर्कआउट का ये थोड़ा सा नुकसान होता है कि फिर आपको, कई लोगों को स्लीप मतलब रेस्ट में दिक्कत हुई, बॉडी स्टिमुलेट हो जाती है ना एक्सरसाइज के बाद. तो वो नींद आना थोड़ा सा टाइम लगता है. बट अगर आप यूज्ड टू हो चुके हैं, बॉडी उस तरह से सेट हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं. कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट. जाते जाते एक वेलनेस मंत्र जो आप सबको देना चाहती है, जो सबको फॉलो करना ही चाहिए, वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, कोई भी हो, बट एक ऐसा मंत्र जो उनकी हेल्थ को या हमारी हेल्थ को जो है अच्छा कर सके. एक मंत्र जो मैं फॉलो करती हूँ, विच इज फिटनेस इज नॉट अबाउट हाउ यू लुक एंड व्हाट ड्रेस साइज यू फिट एंड व्हाट इज योर शेप. इट इज अबाउट हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंडसेट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल. अगर आप अंदर से हेल्दी फील कर रहे हैं तो कैसे आप बाहर से दिख रहे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अंदर से हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए जो कोशिश आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली है, वो पूरी कोशिश लगा दें उस हेल्थ गोल को रीच करने के लिए. अपीयरेंस के पीछे मत जाएं. जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ ना, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेरे को पर्सनल SMS आते हैं कि सर मुझे वेट लॉस करना है, सर मुझे ये करना है. तो मैं बोलता हूँ देखिए, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं होस्ट होता हूँ, मेरे गेस्ट होते हैं. तो ऐसे लोग जो मेरे को परेशान ना करे करके, अगर उन्हें आपसे जो है कंसल्ट करना है या आपसे जुड़ना चाहते हैं एज ए वेट लॉस या फिटनेस के रिगार्डिंग, खास करके वुमेन्स वगैरह, वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकती है? मैं इंस्टाग्राम में हूँ, मेरी आईडी है dikshamalik.malik. तो मेरे नाम से भी आप सर्च करेंगे दीक्षा छाबड़ा तो भी आपको मैं मिल जाऊंगी. डीएम कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए. बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. और अगर आप महिला है या फिर आप प्रेगनेंसी के बाद में आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ने लगा है और हर तरीके से आपने कोशिश कर ली, नीचे नहीं आ रहा है, और उस वजह से आप स्ट्रेस में हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन है दीक्षा मैम के पास में. तो उसको आप ज़्यादा सीरियसली ना ले, हैप्पी रहे. और अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ों का, अच्छे जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करें, ना कि कोई ऐसे तरीके जिससे कि एकदम से वेट लॉस हो जाता है. ये आपकी सेहत के लिए भी सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है. तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.